आज की हमारी बातचीत हमें समय में बहुत पीछे ले जा रही है। एक ऐसे दौर में जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे नाम सोचे भी नहीं गए थे। हम बात कर रहे हैं भारत के ज्ञान के एक ऐसे प्राचीन केंद्र की जिसे दुनिया की पहली आवासीय यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है, नालंदा। तो चलिए इस जानकारी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नालंदा का असली मतलब क्या था और ये इतना जरूरी क्यों था। और ये पूरी पड़ताल एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है। आखिर वो कौन सी कशिश थी, वो क्या बात थी जिसने नालंदा को 700 सालों तक दुनिया भर से ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए एक चुंबक बनाए रखा। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए, नालंदा। ये 3 शब्दों से बना है, न प्लस आलम प्लस दा। मतलब ज्ञान का एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। और ये जानकारी हमें बताती है कि जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका काम भी था, शायद उससे भी कहीं ज्यादा। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक मठ या कोई धार्मिक गुरुकुल नहीं था, जैसा हम अक्सर प्राचीन संस्थानों के बारे में सोच लेते हैं। यहाँ धर्म और दर्शन तो थे, लेकिन उनके साथ साथ साहित्य, तर्कशास्त्र, चिकित्सा भी। हाँ, चिकित्सा और खगोल विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे। ये उस जमाने का एक सच्चा बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय था। जब मैं इस ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ रही थी तो एक चीज पर मेरी नजर अटक गई और मुझे उसे दोबारा पढ़ना पड़ा। यहाँ एक 9 मंजिला लाइब्रेरी थी। 9 मंजिला। हाँ। ये आज के समय में भी बहुत बड़ी बात है। और उसमें किताबों की संख्या, वो तो कल्पना से भी परे है। इस जानकारी के मुताबिक वहाँ 90 लाख से ज्यादा किताबें और पांडुलिपियां थी। 90 लाख। 90 लाख। हाँ, ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे थोड़ा ठहर कर समझने की जरूरत है। चलिए इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। उस दौर में यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में भी कुछ हजार पांडुलिपियां होती थीं। तो 90 लाख का मतलब है कि उस समय के ज्ञात ज्ञान का लगभग पूरा भंडार वो नालंदा में मौजूद था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ किताबें जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि एक तरह का आइडिया जनरेटर था? बिल्कुल सही शब्द है। ये एक जीवंत बौद्धिक इकोसिस्टम था। यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, यहाँ ज्ञान का सृजन होता था, विचारों पर बहस होती थी, तर्क वितर्क होते थे और फिर उन नए विचारों को दुनिया भर में फैलाया जाता था। ये एक ऐसा माहौल था जहाँ सवाल पूछने को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी। जब मैं इस 9 मंजिला लाइब्रेरी और लाखों किताबों के बारे में सोचती हूँ तो मेरे मन में एक सवाल उठता है कि इतनी बड़ी चीज वो रातों रात तो नहीं बन सकती। इसकी जड़ें कहाँ थीं? इस बारे में दो तरह की कहानियां मिलती हैं। एक कहानी जो इसे एक आध्यात्मिक शुरुआत देती है, वो ये है कि ये जगह असल में एक आम का बगीचा थी। जिसे 500 व्यापारियों ने मिलकर गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया था। अच्छा। हाँ, बुद्ध ने यहाँ कई उपदेश दिए, जिससे इस जगह को एक पवित्र स्थान माना जाने लगा। और दूसरी कहानी क्या है, वो जो जमीनी सबूतों पर आधारित हो? दूसरी कहानी पुरातात्विक सबूतों पर आधारित है। खुदाई से मिले सबूत बताते हैं कि नालंदा को एक संगठित संस्थान के तौर पर 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान बनाया गया था। ये वो दौर था जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, है ना? जब कला, विज्ञान और साहित्य अपने शिखर पर थे। तो शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। एक पवित्र भूमि जिसे एक शक्तिशाली और बौद्धिक रूप से उन्नत साम्राज्य ने दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान केंद्र में बदल दिया। और किसी भी महान संस्थान की असली पहचान उसकी इमारतों से नहीं होती, वो होती है वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों से। यहाँ कुछ बहुत बड़े नामों का जिक्र है। हाँ, और ये सिर्फ शिक्षक नहीं थे, ये अपने आप में एक संस्था थे। जैसे नागार्जुन का नाम आता है, आज भी दर्शन शास्त्र में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने शून्यता यानी द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टीनेस का सिद्धांत दिया था। अच्छा। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार नहीं था, इसने तर्कशास्त्र और दर्शन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। यही वो बौद्धिक चुंबक था जो दुनिया के कोने कोने से सबसे तेज दिमागों को नालंदा खींच लाता था। बुद्धपालित, शांतरक्षित, आर्यदेव, ये सब अपने समय के दिग्गज थे। ये तो शिक्षकों की बात हुई, लेकिन यहाँ आने वाले छात्र कैसे थे? वीडियो में चीनी यात्री वेन सांग का जिक्र है, जिन्हें यांग सांग कहा गया है। मुझे उनकी यात्रा हमेशा हैरान करती है। बिल्कुल। सोचिए उस छात्र का जुनून
जो बिना गूगल मैप्स, बिना हवाई जहाज के हजारों मील पैदल चलकर या घोड़े पर बैठकर डाकुओं और जंगली जानवरों का सामना करते हुए सिर्फ ज्ञान हासिल करने के लिए चीन से भारत पहुंच रहा है। हाँ, आज तो हम एक क्लिक पे जानकारी मिलने पर भी आलस कर जाते हैं। सही बात है। हुएनसांग जैसे छात्र चीन, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से यहाँ आते थे। इससे पता चलता है कि नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ज्ञान केंद्र था। ये आज की ग्लोबल यूनिवर्सिटी का असली मॉडल था जो 1,500 साल पहले मौजूद था। लेकिन इतिहास हमें ये भी सिखाता है कि जो चीजें जितनी बुलंदी पर पहुंचती हैं, उनका पतन उतना ही दुखद होता है। इतनी शानदार विरासत होने के बावजूद नालंदा वक्त की मार नहीं झेल सका। हाँ, और इसका पतन धीरे धीरे नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक इस पर कई हमले हुए, लेकिन आखिरी की कील वो 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के हमले ने ठोकी। उसने नालंदा को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। और जो जानकारी सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि कहा जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। 3 महीने, ये सुनने में भी अविश्वसनीय लगता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, क्या दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र इतना असुरक्षित था? मतलब क्या इसकी रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी? ये एक बहुत जरूरी और जटिल सवाल है। असल में उस समय तक भारत की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था और देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। नालंदा को जो शाही संरक्षण मिलता था वो बहुत कम हो गया था। ये हमें सिखाता है कि ज्ञान और संस्कृति को फलने फूलने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित समाज कितना जरूरी है। जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो सबसे पहला हमला ज्ञान के केंद्रों पर ही होता है। जब हम कहते हैं कि ज्ञान का खजाना जल गया, तो ये सुनने में बहुत बड़ा लेकिन अस्पष्ट सा लगता है। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस आग में असल में क्या खोया होगा? क्या ये मुमकिन है कि आज हम जिन चिकित्सा पद्धतियों या गणितीय सिद्धांतों को आधुनिक खोज मानते हैं, उनके बीज नालंदा की किसी पांडुलिपि में रहे होंगे जो जल गई? बिल्कुल मुमकिन है। यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। हम जानते हैं कि शून्य का सिद्धांत और सर्जरी की शुरुआती तकनीकें भारत से आईं। हो सकता है कि वहां इन विषयों पर और भी विकसित ग्रंथ रहे हों। खगोल विज्ञान पर आर्यभट्ट का काम वहां मौजूद था। हो सकता है कि ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य उन किताबों में दर्ज हों जिन्हें समझने में हमें सदियां लग गईं। तो मतलब हम कभी नहीं जान पाएंगे। कभी नहीं। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उस आग ने इंसानियत की तरक्की को कितना पीछे धकेल दिया। वो सिर्फ किताबें नहीं थी, वो हजारों अनलिखे भविष्य थे जो धुएं में खो गए। एक तरफ ज्ञान का इतना बड़ा शिखर और दूसरी तरफ उसका ऐसा भयानक अंत। ये सोचना भी डरावना है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, जो इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हाँ, राख से भी उम्मीद का अंकुर फूट सकता है। इस जानकारी में बताया गया है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में फिर से जन्म लिया है। का नालंदा विश्वविद्यालय उसी पुराने विचार को आगे बढ़ा रहा है, या ये सिर्फ नाम का ही पुनर्जन्म है? क्या वहाँ आज भी वही विषय पढ़ाए जाते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। आज का नया नालंदा विश्वविद्यालय अतीत को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वहाँ प्राचीन इतिहास, दर्शन और बौद्ध धर्म की पढ़ाई तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ इकोलॉजी, पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे आधुनिक विषयों पर भी पूरा ध्यान है। अच्छा, तो एक तरह से ये प्राचीन ज्ञान को आज की सबसे बड़ी चुनौतियों से जोड़ने की एक कोशिश है। मतलब ये सिर्फ अतीत का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि अतीत से सीखकर भविष्य बनाना है। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ एक इमारत को फिर से खड़ा करना नहीं है, बल्कि भारत को एक बार फिर ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने की उस भावना को जगाना है। जैसा कि इस ट्रांसक्रिप्ट के अंत में कहा गया है, भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। नालंदा का पुनर्जन्म इसी बात का सबूत है और भविष्य के लिए एक प्रेरणा भी। तो आज की हमारी बातचीत ने हमें नालंदा की कहानी के कई पहलुओं से रूबरू कराया। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, सहिष्णुता और वैश्विक मेलजोल का एक जीता जागता प्रतीक था। उसका विनाश मानवता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, और उसका पुनर्जन्म वो भविष्य के लिए एक नई उम्मीद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि विचार इमारतों से ज्यादा मजबूत होते हैं। इमारतों को जलाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान की प्यास और सीखने की इच्छा को कभी नहीं मिटाया जा सकता। और नालंदा की ये कहानी हमारे लिए एक गहरा विचार छोड़ जाती है। क्या हमारा इतिहास
उन चीजों से लिखा गया है जो सबसे महान थीं, या उन चीजों से जो किसी तरह बस बच रही? दुनिया में और कितने नालंदा रहे होंगे जो समय के अंधेरे में खो गए, जिनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं बचा। और उनकी उस गुमनाम याद से हम अपने आज के ज्ञान के केंद्रों को, चाहे वो डिजिटल हों या भौतिक, बेहतर तरीके से बचाने के लिए क्या सीख सकते हैं?